नमस्कार। आज हम देखते हैं कुछ ग्रामर के सेंटेंसेस को। तो पहला वाक्य लिखा है रोहित इज़ सीनियर डैश मोहन। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? देन होगा, क्या टू होगा, बाई होगा, फ्रॉम होगा। तो हम एक बात याद रखें यहाँ पे हमेशा, जब भी वाक्य में सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर या फिर प्रीफर लिख के आता है तो वहाँ पे हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट है। रोहित इज सीनियर टू मोहन। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज डैश राज व्योम एंड नमन। जब भी बात करें हम यहाँ पे ऑप्शन क्या बिटवीन होगा, एमोंग होगा, बाई होगा, विद होगा। तो यहाँ पे पहली बात है ये, जब भी हमें बात करें मुख्य इसमें दो ऑप्शन हमारे हैं वो है ए और बी। तो इसमें से देखना पड़ेगा ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो जब भी यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे राज लिखा है, व्योम लिखा है एंड नमन लिखा है। जब भी अगर तीन नाम दिए गए हैं तो हमें वहाँ पे कहीं ना कहीं AMONG एमोंग का प्रयोग करना होता है। लेकिन वहीं यहाँ पे अगर दो नाम दिए होते तो हम बिटवीन का प्रयोग करते। तो बिटवीन का प्रयोग होता है दो के लिए, दो से अधिक होने पर हम एमोंग का प्रयोग कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमोंग राज व्योम एंड नमन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो अपने आप में है ऑप्शन नंबर बी, एमोंग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम वन शुड लव कंट्री। तो इस एग्जांपल को देखते हैं तो हमें याद रखें हमेशा, तो आई के साथ जैसा माई आता है तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो वन लिखा है तो हम देखते हैं इसे। तो जैसे अगर सब्जेक्ट यहाँ आई होता तो आई के साथ यहाँ अपने की स्पेलिंग हमेशा माई आती। ही अगर यहाँ होता तो हिज आता। वैसे ही वन के साथ हमेशा अपने की स्पेलिंग आती है वंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट, वन शुड लव वंस कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं ही डील्स डैश राइस। तो जब भी बात करें हम प्रेपोजिशन की तो डील्स के साथ में हमेशा इन का प्रयोग होता है, IN। तो ही डील्स इन राइस। जबकि अफ्रेड लिखा होता है, अफ्रेड के बाद ऑफ आता, अवेयर के बाद ऑफ आता, फॉन्ड के बाद ऑफ आता है, टायर्ड के बाद भी ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन नंबर चार को देखते हैं तो चार का ऑप्शन अपने आप में सी, ही डील्स इन राइस। नेक्स्ट देखते हैं ये कंडीशनल वाक्य है, इफ ही डैश द मैच आई शैल ऑल्सो प्ले। जब भी कंडीशनल वाक्य आए तो हमें देखना होगा जिसमें जो इफ़ वाला क्लॉज है इसके बाद दूसरा क्लॉज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जब भी यहाँ पे बिल या सेल लिख के आ जाए तो हमारा ये वाला वाक्य जो यहाँ पे है वो बनेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो इफ़ ही ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, इफ़ ही प्लेज द मैच आई शैल ऑल्सो प्ले। तो ये दो मैच खेलेगा तो मैं भी मैच खेलूँगा। तो यहाँ पे ये सेंस है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें इफ़ वाला सेंटेंस तो इफ़ वाला अपने आप में कंडीशनल सेंटेंसेस है। और अगर इसमें दूसरे वाक्य में अगर हम देखते हैं तो अगर दूसरे वाक्य में यहाँ पे लग के आ रहा है सेल या बिल तो ये पहला वाला इफ़ वाला वाक्य है वो बनेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अगर यहाँ पे दूसरे वाक्य में आ रहा है वुड तो पहला बनेगा जो वाक्य इफ़ वाला है वो पास्ट के इंडेफिनिट में। अगर दूसरे वाक्य में वुड हैव लिख के आता है तो इफ़ वाला हमारा जो वाक्य है वो बन जाएगा फिर पास्ट के परफेक्ट में। तो इसका राइट आंसर भी होता है पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी। छठा देखते हैं आंसर, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इनवाइटेड। तो यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन नंबर क्या हमारा सही होना चाहिए। तो अपने आप में जेंट्री है, पुलिस, पब्लिक, पीपल, पोल्ट्री, कैटल, जेंट्री, ये अपने आप में हमेशा रहते हैं बहुवचन में। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर इनवाइटेड। अगला लिखा है इट इज़ आई हु कॉलिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सही से तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा तो जब भी यहाँ बात करें हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो ये हु यहाँ पे जो आ रहा है वो अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है उससे पहले जो सब्जेक्टिव केस में दिया गया है उसी सब्जेक्ट को देख करके यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो आई है तो आई को देखते हुए हमें यहाँ पे एम का प्रयोग कर देना है। तो आई के हिसाब से यहाँ पे हमें हेल्पिंग करनी है। अगर यहाँ यू हो तो यू के हिसाब से, ही हो तो ही के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा इट इज़ आई हु एम कॉलिंग। तो हु अपने आप में आता है सजीव के लिए और विच का प्रयोग होता है निर्जीव के लिए। तो आई अपने आप में लिविंग है इसलिए यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया है। तो इट इज़ आई हु एम कॉलिंग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आई सॉ अ डॉग डैश वॉज वेरी एक्टिव। तो जब भी बात करें डॉग यहाँ पे है तो इंग्लिश के अनुसार पशु और पक्षी हैं उन्हें निर्जीव माना गया है। तो इस हिसाब से हु का प्रयोग होता है सजीव के लिए, विच का होता है निर्जीव के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है आठवें का हो जाएगा करेक्ट।
तो आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, विच मीन्स जो, वॉज वेरी एक्टिव मीन्स बहुत ही सक्रिय था। तो 8वें का राइट आंसर हो गया है बी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ सच हाउस डैश दे सोल्ड। तो जिस किसी वाक्य में अगर बात करें सम या सच लिख के आता है और उसमें कंजक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो कंजक्शन आएगा हमेशा वो अपने आप में क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी एज आएगा। दिस इज़ सच हाउस एज दे सोल्ड। तो सम में सच आएगा तो यहाँ पे कंजक्शन हमारा एज बनेगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री में वाक्य है तो कंजक्शन हमारा दैट बनेगा। और हु का प्रयोग करेंगे हम कहीं ना कहीं लिविंग में, सजीव में, और विच आएगा नॉन लिविंग में, जो कि कहीं ना कहीं संबंध को बताता है या वस्तु को बताता है, देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे है दिस इज़ सच हाउस एज दे सोल्ड। तो इन चारों का मतलब होता है जो, जिसने, जिसको, जिसे। तो सेंस के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। दैट का मतलब भी है जो, जिसने, इसको, से। एस का मतलब भी है जो, जिसने, जिसको, जिसे। हु का मतलब भी है जो, जिसने, जिसको, जिसे। और विच का मतलब भी है जो, जिसने, जिसको, जिसे। अंतर ये है, दैट का प्रयोग जब करेंगे जब सुपरलेटिव डिग्री हो, और एस का प्रयोग जब करेंगे जब वाक्य में सम या सच लिखा हो, और हु का प्रयोग जब करेंगे जब वाक्य में सजीव की बात कर रहे हो, सच वगैरह कुछ आता नहीं है। और विच का प्रयोग जब करेंगे यहाँ पे जब निर्जीव की बात कर रहे हो और सम में सच वगैरह कुछ भी लिखा नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो वहाँ पे करते हैं विच का प्रयोग। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी। आगे लिखा है आई नो अ मैन फादर इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो एक यहाँ पे एक व्यक्ति है और उसका संबंध इस यहाँ के सब्जेक्ट से है। तो जब भी यहाँ पे पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, उसके बीच में कोई रिलेशन है, संबंध है आपस में, तो वहाँ पे हमेशा आता है हुज़। तो आई नो अ मैन हुज़ फादर इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे जो मैन है उसी व्यक्ति के ये पिता है, वो डॉक्टर है अपने आप में। तो मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पिता एक डॉक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा है विच वन इज़ कंजक्शन। इसमें से कंजक्शन कौन सा है, तो बिकॉज ऑफ है, ड्यू टू है, विदाउट है या येट है। तो बिकॉज ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन है, ड्यू टू प्रेपोजिशन है, विदाउट भी प्रेपोजिशन है, जबकि येट है अपने आप में कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग का कंजक्शन है येट। येट का मतलब होता है फिर भी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं ही इज़ फॉन्ड। तो फॉन्ड के बाद, टायर्ड के बाद, अफ्रेड के बाद, अवेयर के बाद, विवेयर के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं ही डैश इट यस्टरडे। तो जब भी वाक्य में हम देखें यस्टरडे लग के अगर आ जाए तो उस वाक्य को हमें करना पड़ेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, मतलब सेकेंड फॉर्म में। अगर उसमें वाक्य में टुमारो लग के आ रहा है तो हमें उस वाक्य को करना पड़ेगा फ्यूचर के इंडेफिनिट में। और जब भी सिंस फॉर आए तो हमें कहीं ना कहीं समय वाला वाक्य देखना पड़ता है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ऐसा हमें करना पड़ता है। तो यस्टरडे आने का मतलब हमारे वाक्य करना पड़ेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में आती है सेकेंड फॉर्म। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ही रोट इट यस्टरडे। नेक्स्ट है ही प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। तो इसमें हम देख रहे हैं सिंस फॉर का प्रयोग है। जब भी वाक्य में सिंस फॉर का प्रयोग है, टाइम के बात कर रहे हैं, तो इसमें हैज़ बीन का प्रयोग हो जाएगा। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है विच वन इज़ सिंगुलर। इसमें एक वचन कौन सा है, तो फर्नीचर हो गया, न्यूज़ हो गया, पोइट्री हो गया, ये सभी अपने आप में सिंगुलर हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सभी अपने आप में ही एक वचन में ही आते हैं। पोइट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, न्यूज़ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये अपने आप में हमेशा एक वचन ही रहते हैं।